दोस्तों, तुलाराम गुज्जर के ऊपर 10 लाख रुपए का मंडी का खर्चा था। 10 लाख रुपए मंडी के खर्चे के होने के बावजूद भी तुलाराम गुज्जर ने हिम्मत नहीं हारी। अपना गांव छोड़कर शहर जाकर दर दर की ठोकरें खाई और चाय बेची। चाय बेचने के बाद दूसरा काम किया और सारा कर्जा तुलाराम गुज्जर ने आड़तियों को सारा कर्जा उतारा और दोबारा तरक्की की। दोस्तों, ये कहानी राजस्थान की है, जिला चूरू की, एक गांव की। वहां पे एक फैमिली रहती थी तुलाराम गुज्जर की। और कहानी पूरी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आपको मैंने कल भी रिक्वेस्ट कर दिया आपसे, आप बड़े बड़े यूट्यूबरों को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, सबकी वीडियो देखते हो, हमारी वीडियो भी नहीं देख रहे आप। हम इतनी मेहनत से आपके लिए कहानी लाते हैं और आपको सुनाते हैं और कोई भी हौसला अफजाई नहीं कर रहे हमारा। मेरा हौसला अफजाई करो, हौसला बढ़ाओ मेरा। और आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सबको शेयर करो, जिससे कि ये कहानी आपको अच्छी लगे तो सबको शेयर करो। तो कहानी शुरू होते हैं जिला चूरू के गांव की। वहां पर तुलाराम की फैमिली रहती थी। तुलाराम की पत्नी थी, तुलाराम के 4 बेटे थे। राजस्थान चूरू एक जिला है, वहां के गांव की कहानी है। तो तुलाराम के गांव में उसके पास 50-60 बीघे जमीन थी, उसके पूर्वजों की जो पुरानी चलती आ रही थी, उसमें वो खेती करता था। खेती बाड़ी जो भी व्यवस्था था, और उसकी फसल मेन थी बाजरे की। तुलाराम बाजरे की फसल करता था गुज्जर, और बाजरे की खेती भी करता था और मक्की की खेती भी करता था। पूरे साल का अपना अनाज रोक के बाकी वो मंडी में बेच देता था। 4 बेटे थे उसके, 3 बेटे छोटे थे, एक बड़ा बेटा था, पत्नी थी, लड़की कोई नहीं थी उसके। 4 बेटे बेटे थे। बड़े बेटे का नाम पवन था। तो कुछ ऐसा हुआ कि फसल बर्बाद हो गई। बारिश नहीं हुई, बारिश ना होने के कारण, पानी ना होने के कारण तुलाराम की सारी फसल बेकार हो गई और वो लगभग 10 लाख रुपए का मंडी का कर्जदार हो गया। जहां अपना माल बेचता था मंडी में आड़त पे, वहां के 10 लाख रुपए का कर्जदार हो गया और तुलाराम बहुत परेशान। अब वो ईमानदार आदमी, जिसका गांव में अच्छा खासा नाम चल रहा था, 70-80 बीघे जमीन उसमें थी, उसमें खेती बाड़ी करता था, खेती बाड़ी करके अपने परिवार का गुजारा करता था। तुलाराम बहुत शरीफ आदमी था और गुज्जर बिरादरी से था। तुलाराम के साथ पानी के कारण या फिर खेती ना होने के कारण पूरा फसल बर्बाद हो गई और 10 लाख रुपए का आड़तियों का कर्जा सर पे हो गया। और तुलाराम, उसके बच्चे, पत्नी परेशान, बच्चे परेशान और तुलाराम भी परेशान। अब तुलाराम के हाथ में कोई पैसा नहीं, ना बीज लाने के लिए पैसा, ना कहीं और कोई देने का पैसा। कोई रिश्तेदार ने, किसी ने मदद नहीं की, किसी दोस्त यार ने मदद नहीं की। सबसे कहता रहा, भाई मैं बहुत परेशान हूं, मेरे पास जो है मंडी का 10 लाख रुपए कर्जा हो गया है, मैं उसको कैसे उतारूंगा। मेरे पास दो पैसे नहीं है, 2 कोट नहीं, घर चलाने के पैसे नहीं है कि मैं अपने दोबारा अपने खेत में उगाई करूं या फसल बोऊं उसमें, या फिर अनाज की बीज ला के डालूं। वो बहुत परेशान था, बहुत परेशान था। रातों रात उसे नींद नहीं आती थी, पूरी पूरी रात सोता था लेकिन उसे नींद नहीं आती थी, जागता ही रहता था वो पूरी पूरी रात। टेंशन में था कि कर्जा कैसे उतरेगा सर पर से। बच्चे मेरे अभी छोटे हैं, बच्चों की शादी भी नहीं गई, और अभी जमीन तो मेरे पास है, लेकिन वो तो जो आड़ती है वो ब्याज पे ब्याज लगाते रहेंगे। जो आड़ती होती है मंडे के, वो तो चक्रवृद्धि भी ब्याज लगाते हैं, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। बहुत परेशान था तुलाराम गुज्जर। अब उसने सोचा, यहाँ गांव में तो कुछ होने वाला है नहीं, मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। वो अपने बड़े लड़के को लेके, किसी से सलाह नहीं मशवरा नहीं करी, गाड़ी पकड़ता है और गुजरात के अहमदाबाद शहर में चला जाता है। गुजरात के अहमदाबाद शहर में चला जाता है वो। वहां जाके उसे और भी मारवाड़ी मिलते हैं, उनके आसपास के देहात के, गांव के, शहर के मिल जाते हैं। 1-2 उनका संबंध भी मिल जाता है उसको अहमदाबाद में। अहमदाबाद में कपड़े का काम बहुत बड़ा था, अब भी है। तो उसको जो सलाहकार थे, ठीक मिले और नहीं भी मिले। कुछ लोग ऐसे थे कि भाई कपड़े का व्यापार कर लो, लेकिन कपड़े का व्यापार को चाहिए पैसा। पैसा तुलाराम के पास था नहीं। तो उसको 1-2 ने कहा, फिलहाल तुम चाय पानी का काम करो और चाय पानी बेचो यहाँ पे, कम से कम तुम अपना गुजारा लायक तो कमाओगे, घर का गुजारा होगा, बच्चों का गुजारा होगा, यहाँ रहने का गुजारा होगा। तुलाराम ने उनकी बात मान ली। जो उनके सलाहकार थे, जो उनके रिश्तेदार लगे, दूर पार के रिश्तेदार थे।
तुलाराम ने वहां पे दोनों बाप बेटों ने चाय का एक छोटा सा खोखा, जिसे कहते हैं खोखा, उसने वो खोल लिया और वो चाय बनाते थे, केतली में भर के मार्केटों में बेचते थे। अहमदाबादी कपड़ों की मार्केटें हैं और भी मार्केटें हैं, जितनी मार्केटें थी, सुबह से शाम तक चाय बनानी और सुबह से शाम तक चाय बेचनी। हर मार्केट में जाते थे, एक मार्केट में पिताजी जाते थे, एक मार्केट में पवन जाता था बेटा। दोनों के दोनों बाप बेटे खूब मेहनत करते रहे और चाय बेचते रहे। कभी उस मार्केट में, कभी न्यूग्रोथ मार्केट में, कभी उस मार्केट में, कभी उस मार्केट में चाय बेचते थे। और चाय बेचने के बाद उनका एक हफ्ते का रिजल्ट सही आ गया। 15 दिन हो गए, महीने, 6 महीने, 2 साल, 2 साल गुजर गए चाय बेचते बेचते। उन पे थोड़ा सा धन इकट्ठा हो गया। थोड़ा सा उन पे जो धन इकट्ठा हुआ, कुछ घर बेचते थे वे कमा के। वहां 3 बेटे थे, एक पत्नी थी, उनका भी गुजारा करना था, अपना भी गुजारा करना था। और अहमदाबाद महंगा शहर है, बड़ा शहर है, वहां पे खर्चे बहुत होते हैं। तो जो उनपे धन इकट्ठा हुआ, उनको उसी आदमी ने फिर दोबारा मशवरा दी कि अब आप कपड़े का काम कर लो, चाय काम छोड़ दो, जिस तरह मैं कहता हूं उस तरह कर लो। उनकी बात समझ में आ गई, उनकी बात समझ में आ जाती है और उनको, उनका जो रिश्तेदार था, उनको वो मिलों से कपड़ा दिलवाने लगता है। वो जाते थे मिलों में, जो सेकंड माल होता है, लोड शोट होती है, ये होता है, कटपीस वगैरह होती है, सब ये लाते थे और सप्लाई करते थे, लाते थे, सप्लाई करते थे। उनका काम ही यही था, दोनों बाप बेटों का, कि दोनों गए और उनका रिश्तेदार जो था वो उनको 2-4 ठिकाने दिखा दिए कि भाई यहाँ से वहां ले जाया करो और मार्केट में इनको सेल करा करो। तो कुछ दिन तो उन्होंने ऐसा किया, माल उठा लाए और जो बड़ा व्यापारी होता है उसको थोड़े मुनाफे से सारा इकट्ठा उठवा दिया। वो देखते थे भाई चाय से अच्छा काम इसमें चल रहा है। काम चलता रहा इसी तरह, बच्चे बड़े होने लगे, बच्चे समझदार होने लगे। जो 3 गांव बच्चे थे वो भी समझदार होने लगे। अब काम अच्छा चलता चलता करते रहे, चलता रहा, करते रहे, चलता रहा। फिर उन्होंने उसी काम से थोड़ा सा पैसा और इकट्ठा किया और एक, पहले तो क्या करते थे, माल लाते थे मिलों से और एक बड़े व्यापारी को कम मुनाफे से सारा बेच देते थे। फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि चलो हमारे पास तो पूंजी हो गई है इकट्ठी, लेकिन कर्जे की फिक्र उन्हें पहले थी। कर्जे की फिक्र करती, गाँव में जो हमारे सर पर कर्जा है वो सारा उतारना है, उनको सारा उतारना है कर्जा। मतलब बेईमाना नहीं करना। दिमाग में जरा सा भी लालच नहीं था उनके कि हम आड़ती का पैसा खाएंगे। ठीक है, हमारे पास कर्जा हो गया है, हम इसको कमाएंगे, उतारेंगे, कमाएंगे, उतारेंगे। तो दोनों बाप बेटे खूब मेहनत करने लगे। मेहनत करते रहे, मेहनत का फल देता है ऊपर वाला। तो मेहनत करते रहे, मेहनत करते रहे। उन्होंने पैसा इकट्ठा किया। पैसा इकट्ठा करने के बाद उन्होंने एक भाड़े में दुकान ले ली। दोस्तों, कहानी में बहुत मजा आने वाला है और बहुत बढ़िया कहानी है, दिलचस्प, दिल को छू लेने वाली, कि अमीर से गरीब और गरीब से अमीर फिर अमीर। दिलचस्प कहानी है, बहुत ही बढ़िया कहानी है, दिल को छू लेने वाली, भावन को छूने वाली। मतलब आप कुछ सुनोगे तो हैरान रह जाओगे कहानी सुन के। और कहानी सुन के मैं बार बार आपको कह रहा हूं, मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मेरा हौसला बढ़ाओ, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानी लाता रहूं और आपको पेश करता रहूं। आप बड़े बड़े यूट्यूबर को सपोर्ट करते हो, एक बार हमें भी सपोर्ट करो। हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, हर रोज नई कहानी आपके लिए लिखता हूं और लाता हूं आपके लिए। हर रोज नई से नई कहानी, जिससे मतलब जो छूने वाली, जो तसल्ली से देखने वाली, पूरी फैमिली बैठ के सुनने वाली कहानी और देखने वाली। दोस्तों, मेरी हेल्प करो। मैं भी बहुत मेहनत करके आपके लिए कहानी सुनता हूँ और फिर उसको रिकॉर्ड करता हूँ, फिर अपलोड करता हूँ। बहुत मेहनत लगती है। तो उनपे पवन और जो गुज्जर था, वो दोनों के दोनों, तुलाराम, दोनों के दोनों मेहनत करते रहे। उन्होंने भाड़े पे दुकान ले ली। अब उन्होंने क्या किया, उस पार्टी को छोड़ के माल डायरेक्ट लाए अपना, जिसको होलसेल में कम मार्जिन पर देते थे। उनकी पहचान बनने लगी थी वहां पे। जो बाहर के व्यापारी आते थे उनसे धीरे धीरे उनका मेल जोल बढ़ने लगा और उनसे संबंध बनाना शुरू कर दिए। फिर उन्होंने छोटी सी दुकान भाड़े पे ले ली। भाड़े पे लेकर जो माल लाते थे वो उस थोक वाले को नहीं देते थे, वो डायरेक्ट सारा माल अपनी दुकान पे उतारते थे। सारा माल उनपे अपना सारा माल दुकान पे उतारते थे और जो छोटे छोटे व्यापारी उनके पास आते थे उनको सप्लाई करते थे।
उनको देते थे। कोई 10 किलो ले गया, 20 किलो ले गया, कोई 100 मीटर ले गया, कोई 200 मीटर ले गया, कोई 500 मीटर ले गया, इस तरह कपड़ा बेचने लगे हुए। इस तरह बेचते बेचते काम उनका बढ़ने लगा और जो वो व्यापारी था वो उनसे फायदा उठाता था। उसको पता था ये बहुत परेशान है, जो पहले जिसको व्यापारी को होलसेल माल देते थे वो उनसे माल ले जाता था और जो उस माल में देसी घी होता था वो रख लेता था और जो कचरा पट्टी होता था और ला के उनके दुकान में फेंक जाता था। उससे पैसे लेस करवा लिए, बाकी ले लिया। उनकी मजबूरी थी ये काम करना, वापस लेना। क्यों? उन पे उस टाइम ग्राहक नहीं थे, व्यापारी नहीं थे, पहचान भी नहीं बनी थी उनकी। अहमदाबाद में उनकी पहचान भी नहीं बनी थी। तो धीरे धीरे पहचान बनती गई। उन्होंने फिर उसको माल देना बंद कर दिया, अपनी ही दुकान पे बेचकर गुजारा करने लगे। जितना ही माल लाते थे उतना ही माल पिताजी दुकान में बैठते थे और बेटा उनका मिलों में घूमता था, कभी उस साइड कभी उस साइड, इस दिशा में कभी उस दिशा में, और माल लाता था, दुकान पे लाता था, उसे व्यस्त करता था और व्यापारी को बुलाता था और व्यापारी को उससे अच्छा जो वो मुनाफा दे रहा था उससे और डबल मुनाफा लेने लगा। धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगा, काम बढ़ता रहा, काम बढ़ता रहा, काम बढ़ता रहा। तो गुज्जर जो थे, गुज्जर साहब ने सोचा कि भाई मैं काम तो मेरा बढ़िया चल रहा है, क्यों ना मैं अपने दूसरे बेटे को भी बुला लूं। वो दोनों बाप बेटे मशवरा करते हैं, सलाह करते हैं, रात को सलाह करके सोचते हैं कि भाई काम तो हमारा चल पड़ा, ऊपर वाले की दया है, शुक्र है, और हम अभी अपना काम और बढ़ा सकते हैं। जो तीसरे नंबर का बेटा था उसको उन्होंने फोन किया या पत्र भेजा, जो भी भेजा, उसको वहां सूचना भेज दी कि भाई आप गाड़ी पकड़ के यहाँ पे आ जाओ। 2-4 दिन, 1 हफ्ते बाद उनका दूसरा बेटा भी अहमदाबाद आ जाता है। अब वो 2 से 3 हो चुके थे, 2 बेटे 1 पापा। पापा की धीरे धीरे उम्र बढ़ रही थी और टेंशन 10 लाख रुपए की बहुत थी उनको। जो आड़ती के 10 लाख रुपए सिर्फ थे, आड़ती से ले रखे थे, उनकी टेंशन खाती। क्यों? ईमानदार आदमी थे। उनको ऐसा नहीं था कि पहले खा जाऊंगा उनका मैं। उसके ध्यान में बस एक ही बात थी कि मेरा काम सेट हो जाए और धीरे धीरे करके उनको 10 लाख रुपए उतारने हैं। उनकी नीयत देने की थी, और जिसकी देने की नीयत होती है उसका रब भी साथ देता है, और जो सही इंसान होते हैं, रिश्तेदार, वो भी साथ देते हैं। उसको पता है भाई इसका हाथ साफ है, ये इस तरह परेशान होकर इस तरह हो गया, हो जाता है, बिजनेस है, कारोबार है, व्यापार है, घाटा नफा चलता रहता है। लेकिन तुलाराम जी को बार बार यही टेंशन होती थी कि यार 10 लाख रुपए में उतारने हैं मेरे को उसके, क्योंकि गांव में जाना वापस है, बच्चों की शादी भी करनी है, संतानें बनने हैं, उसको यह फिक्र सताती थी। लेकिन बच्चे उनको कहते थे पापा घबराओ मत, काम चल रहा है और धीरे धीरे काम बढ़ेगा। अब हम 2 से 3 हो गए हैं। दोनों बेटे रात दिन खूब मेहनत करते थे, अपना माल व्यस्त करते थे, सारा दिन लाते थे और रात को व्यस्त करते थे। कोई नौकर नहीं रखा उन्होंने, खुद ही मेहनत करते थे तीनों, पिताजी भी और दोनों बेटे भी। रात को 12-12 बजे तक काम करते थे, 1-1 बजे तक काम करते थे, खूब मेहनत करते थे, जबरदस्त। अपने में वजूद से भी ज्यादा मेहनत करते थे, और जो मेहनत करता है उसकी मेहनत रंग आती है, आपको सबको पता है। काम उनका और बढ़ता चला गया। तो एक दिन वो आया कि उन पे अपने काम चालक सारा खर्चा घर भेज के, उन्होंने देखा कि हमारे पास 1 लाख रुपया अलग से इकट्ठा हो गया। ये हम 1 लाख रुपया जो हमारा आड़ती है हमारे गांव का, उसको 1 लाख रुपये पहुंचा देंगे, उसको और संतुष्टि रहेगी कि भाई मेरा पैसा आने की, वापसी की आने की उम्मीद है। तो दोनों बेटों ने, पिताजी ने, तीनों ने मशवरा करी कि ये पैसा वहां तक कैसे पहुंचाया जाए। तो जो उनके रिश्तेदार थे दूर पार के, उनसे उन्होंने मशवरा करी। मशवरा करके उन्होंने कहा कि भाई फला आड़ती का हमारा पैसा है, इस तरह आपको तो बताइए सारी बात का, और ये 1 लाख रुपया हमें उन्हें तारीख में जमा कराना है और रेडी में लेना है, मतलब कागज पे लिखा पढ़ी में लेना है। भाई 1 लाख रुपये फलानी तारीख को हम दे रहे हैं, फला नाम, फसन ऑफ ये इस तरह करके पूरी कहानी लेनी है। तो उन्होंने मशवरा दी उसको कि भाई ये काम किसी के हाथ मत करवाना। तो तुलाराम जी बोले कि क्यों? कि नहीं, आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है, वो जाके पैसे दे दे और वो उसमें जमा करे ना करे, क्या करे, कुछ नहीं पता। बच्चे आपके यहाँ काम कर रहे हैं, बच्चों को काम करने दो, मैं भी इनके साथ हूं, कोई दिक्कत होगी मैं खड़ा हूं, आप टेंशन मत लो। 1 लाख रुपए तुम खुद लेके गाँव जाओ और अपने हाथ से राइटिंग में सारा कुछ लेकर आओ उससे। उनकी बात समझ में आ गई दोनों बेटों के और बाप की। उन्होंने 2-4 दिन बाद ही वो कदम उठा लिया, वो गाड़ी पकड़ के अपने गांव आ जाते हैं राजस्थान।
अपने गांव आके 1-2 दिन अपने घर रहते हैं, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ। उसके बाद वो पैसा उठा के उसी आरती में जाते हैं। उन्होंने देख के पहचान लिया, भाई भाई तुलाराम जी आए हैं। हाल चाल पूछे, चाय पानी करा, उनका नाश्ता पानी कराया और पूछा भाई कैसी गुजर रही है। उन पे फोन पे बात होती रहती थी, दोनों पे फोन करते थे एक दूसरे को। वो कहते थे सेठ जी हमें पैसा देना है आपका, हम पैसा नहीं खाएंगे आपका, पैसा भले देर से आए लेकिन पैसा देंगे आपका, खाएंगे नहीं पैसा। तो तुलाराम जी को उन्होंने पूछा भाई आज कैसा आना हो गया आपको, बहुत टाइम हो गया आपको, तो आप तो बाहर काम कर रहे हो। फिर उन्होंने अपनी सारी कहानी उनको बताई कि माजरा ये है और मैंने सारा अपना ये गुजारा करके ये 1 लाख रुपए इकट्ठा किया है, ये 1 लाख रुपए मेरे खाते में जमा कर लो आप और मुझे राइटिंग में दे दो लिख के, फलानी तारीख में 1 लाख रुपया ये जमा कर रहे हैं हम, अपने साइन कर दो, मेरी भी साइन करा लो और 2 गवाह का भी साइन करा लो। जो उनका मुंशी था उन्होंने एक फर्रा तैयार कर लिया, जो उनके आर्थ थे उन्होंने मुंशी भी रहते ही हैं, उन्होंने फर्रा तैयार कर लिया। तैयार करके उन्होंने ब्याज लगा के 12.5 लाख रुपए निकाल दिए उस पर कि 10 लाख रुपए असल, 2.5 लाख रुपए ब्याज बन गए और कम से कम ब्याज है ये और बढ़ता ज्यादा है। अब तुलाराम जी वहां पे खामोश। अब कहे तो कहीं क्या करे, या तो फिर पूरी पेमेंट नकद हो कैश, तब तो बात की जाए कि कम पेशी क्या कर रहे हो आप। तुलाराम जी सोचते रहे इसका क्या जवाब दो कि तो 10 के 12.5 हो गए। उसने ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज लगाता रहा, वो 10 के 12.5 लाख बन गए। अब तुलाराम गुज्जर सोचने लगे कि तो और परेशानी खड़ी हो गई, लेकिन तुलाराम जी ने हिम्मत नहीं हारी। तुलाराम जी कहने लगे सेठ जी ब्याज ब्याज का तो बाद में देखेंगे, मैं इस कंडीशन में नहीं हूं कि आपको इतना ब्याज दे सकूं, मैं तो अभी 20 बच्चों का गुजारा लायक कमा रहा हूं और देखो मेरे पे 1 लाख रुपए इकट्ठा हुआ था, मैं तुरंत आपके पास आपके चरणों में लेके आ गया हूं। इस बात से थोड़ा सा जो उनका सेठ था उसको भी ये बात महसूस हुई कि हाँ वाकई इस तरह कोई नहीं देता आजकल पैसे, सब मार लेते हैं और कोई आधे पौने पे, कोई 25% पे, कोई 50% के, कोई 50% फैसले करते हैं, लेकिन इसको देने की नीयत है, ये 1 लाख रुपए चल के लेकर आया है। लेकिन सेठ जी ने ये नहीं कहा उनको कि मैं 2.5 लाख रुपए माफ कर दूंगा, 2.5 लाख रुपए माफ कर दूंगा, बस ये रखा कि 12.5 लाख आप पे हैं और राइटिंग में उन्होंने सारा कुछ लिखा पढ़े करा के 1 लाख रुपए जमा करा लिया, 11.5 लाख रुपए बच गए। तुलाराम जी उस टाइम कुछ नहीं बोले, चुपचाप जमा करा के और वो जो उनके पास फर्रा था जो लिखा, जिसमें लिखा था उन्होंने सब कुछ, 2 गवाह के साइन भी थे, सब कुछ वो था, वो लेकर घर आ गए और सारी बात अपनी पत्नी को बताई कि मैं तो इतनी मेहनत से इकट्ठा करा पैसा और वो 10 के 12.5 लाख रुपए बन गए, 12.5 लाख रुपए बन गए। पड़ी पत्नी और परेशान, 2 बच्चे वहां थे वहां परेशान। उन बेटों को फोन करा, वो वहां सोचने लगे ये तो उल्टा हो गया, 10 के 12.5 हो गए। अब जो तुलाराम जी गुज्जर थे उनके दिमाग में चलने लगा कि 11.5 तो ये हैं ही और 1 लाख रुपए जुटाने में मुझे और 2 लाख रुपए जुटाने में और टाइम लगेगा, फिर 12.5 हो जाएंगे, ये तो ब्याज ब्याज चलता रहेगा, क्या करना चाहिए इसका। वो सोचने लगे और बहुत परेशान, दिमाग में टेंशन, सारी रात सोते नहीं थे, न खाना खाते थे न पीते थे। वो 1 महीना अपने घर रहे, उस टेंशन में रहे, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो दोबारा गाड़ी पकड़ के अहमदाबाद चले गए। बच्चे कमा खा रहे थे वहां, अच्छा घर भी भेज रहे थे, अपना खर्चे भी कर रहे थे, दुकान का भाड़ा भी निकालते थे, काम उनका नए साथ थी ना तो काम उनका बढ़ने लगा, काम उनका बढ़ता रहा और बढ़ता 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 रहा उनका काम। लेकिन दोनों बेटे मेहनत बहुत करते थे। पिताजी टेंशन में वो थे कि यार वो तो इस तरह ना, फिर जाके भेजा कुआं कि वो इसका ब्याज और लग गया, जो 1 लाख था ये ब्याज में चला गया। कुछ दिन गुजर गए, 6 महीने साल भर फिर गुजर गया। अब वो सोचता है बच्चा ही बड़ा हो रहा है, इसकी शादी भी करनी है। जो सबसे बड़ा बेटा था उन्होंने उसकी शादी करने का विचार बना लिया कि अगर दुनियादारी है चलती रहेगी, बच्चे की उम्र निकली जा रही है और बच्चे की भी शादी करनी है। उन्होंने घर अपना फोन किया, फोन करके उन्होंने कहा कि तुम बड़े बेटे की शादी करनी है, इसके लिए लड़की देखो। उधर से जवाब ये आया पत्नी का कि आप ऐसा करो, उधर तो राजस्थान के, हमारे गांव के, हमारे शहर के बहुत हैं, आप लड़की उधर ही देख लो और उधर ही शादी कर देंगे।
बच्चों की समझ में भी आ गई ये बात, और जो तुलाराम गुज्जर थे उनकी समझ में भी आ गई बात। उन्होंने वहां पे जो अपने उनके सहयोगी थे, उनके रिश्तेदार थे दूर पार के, उनसे का बात करी। उन्होंने देखा लड़का तो होनहार है, मेहनती है और कमा खा रहा है अच्छा, और लड़का ऐसा आज के टाइम में कहाँ मिलता है। उन्होंने कहा ठीक है भाई साहब, हम अपने मारवाड़ियों में ही कोई लड़की देखेंगे, जब हमें कोई मिलेगी आपको बता देंगे। तो दिन गुजरने लगे, एक दिन गुजरा, 10 दिन गुजरे, महीना गुजर गया। एक दिन वही उनके जो मित्र थे, या मित्र कह लो या रिश्तेदार कह लो, वो आए कि भाई मेरी नज़र में एक लड़की है, मैंने उनसे बात की है, लड़की पढ़ रही है, पढ़ाई पूरी होने वाली है, वो भी चाहते हैं कोई लड़का बिजनेसमैन मिल जाए, अच्छा व्यापार करता हो, अच्छा खाना कमा खाता हो, और अपना राजस्थानी हो, मारवाड़ी। उन्होंने उसके दिमाग में एकदम मतलब जो तुलाराम गुज्जर थे वो सोचने लगे भाई ये तो बहुत अच्छा काम है, दोनों बेटे साथ में बैठे थे बराबर में, सारी बातें सुन रहे थे। बेटे के मन में अंदर अंदर लड्डू फूट रहे थे कि मेरी शादी हो जाएगी। सभी को होता है इस तरह, जवान बच्चों को। खैर वो अगले दिन तुलाराम जी उस सज्जन के साथ उनके घर चले गए जिनकी लड़की देख कर आए थे वे। उन्होंने उसकी आओ भगत की, बैठने के बाद बात करते रहे। लड़की चाय बनाकर लेकर आ गई, घूंघट निकाल के, जो वहां का रिवाज है उसके हिसाब से ही लड़की आ गई। लड़की ने नमस्कार किया, प्रणाम किया, और उनके पांव छुए और बैठ के बराबर में। अब तुलाराम जी ने उनसे बेटी के सिर पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिया उसको, और जो होने वाले संधि थे उनसे ही बात की, संदन थी उनसे ही बात की। उनकी भी एक लड़का एक लड़की थी। लड़की की पढ़ाई लगभग पूरी हो चुकी थी, लड़का पढ़ रहा था। लड़की उन्होंने देखी, लड़की उनको सही लगी, अच्छी लगी, सुशील थी, सुंदर थी, जैसी उनको चाहिए थी ऐसी लड़की। उन्होंने लड़की को पसंद कर लिया और उसको रोका कर लिया वहीं पे, एक नजर में ही। उन्होंने कहा जी ये ठीक है, आप हमारा लड़का को आके देख लो। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3-4 दिन गुजर गए। वो जो बीच के बचोले था वो उनको लेकर उनके घर आ गया। उन्होंने कमरा भी भाड़े पे ले रखा था, दुकान भी भाड़े पे थी। जैसे उनकी जगह बैठने की थी, बड़ा शहर है वहाँ पे, उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से उनको बिठाया उठाया, उनको मेहमान नवाजी की, और उनको सारा बताया कि हमारा गांव फला फला है, वहाँ हमारी खेती बाड़ी होती थी, इस तरह पूरी कहानी उनको सुना दी। बीच में कोई जाल वाली बात नहीं रखी, और मेरे ऊपर इस तरह ये है, और मैं उतारूंगा उसे कमा के, मेरे बच्चे भी कमा रहे हैं। मैं सारी बात इसलिए खोलना चाह रहा हूँ, कल को आपको बाद में किसी और से पता लगे, आप ये सोचोगे यार इन्होंने हमारे साथ झूठ करा है, झूठ बोल के फ्रॉड किया है और हमारे से साथ शादी कर ली। अब आपकी इच्छा है, रिश्ता बनाना चाहो बना लो, नहीं बनाना चाहो ना बनाओ, तुम्हारी भी इच्छा है। मैंने पूरी अपनी कहानी आपके आगे रख दी, और जो बिचौले था वो भी सुन रहा था, बच्चे भी सुन रहे थे, और तुलाराम जी उनको संधि को समझा रहे थे। संधि जो थे वो तजुर्बेकार थे, और उनको भी बिजनेसमैन थे, मारवाड़ी होते हैं भाई बिजनेसमैन। उन्होंने सोचा ये आदमी सच्चा है, ऐसा कोई आदमी इस तरह नहीं अपनी हिस्ट्री बताता कि मेरे पास इस तरह है। ये आदमी अच्छा के साथ साथ अच्छा इंसान भी है, अच्छा बिजनेसमैन तो है लेकिन अच्छा इंसान भी है, और उसको पैसे देने की फिक्र है। वो उनको कहता था ठीक है जी, वो आपका मामला आप जानो, जो भी है लड़का हमें पसंद है, और ठीक है हम भी आपके साथ खड़े हैं, आप कमाओ खाओ और धीरे धीरे के उतारो। तो तुलाराम जी ने उनसे कहा कि फिर रिश्ता पक्का समझूं मैं, कि हाँ आप रिश्ता पक्का समझो। फिर तुलाराम जी ने एक बार और कहा कि अपने घर जाके अपने बेटे से, अपनी पत्नी से, अपनी बेटी से एक बार सलाह कर लेना, उन्हें हमारी कंडीशन सारी बता देना, इस तरह की हमारी कंडीशन है, हम सारी हिस्ट्री ये है, फला गांव के रहने वाले, जूरू जिले के, और इस तरह हमारी सारी पोषण ये है। उसने कहा नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, वो जिम्मेदारी मेरे बनती है, मैं अपने घर वालों को कैसे सेट करूं। उसने भी लड़के को रोका दे दिया और उसको रोक लिया। दिन बीतते चले गए। दिन बीत जैसे ही वो सगाई हुई थी उन दोनों बच्चों की, सगाई होने के बाद तुरंत उनका भाग खुलने लगे। मतलब लक्ष्मी घर में आए भी नहीं और लक्ष्मी आने लगी घर में। तो ऐसे ही दिन गुजरते गए, महीना गुजरा, 2 महीने गुजरा। फिर लड़की वालों ने कहा भाई हमारी लड़की की पढ़ाई पूरी हो गई है। बिचूली को कहा, उनको कहो भाई शादी की तैयारी कर लो, आप भी कर लो शादी की तैयारी, हम भी करते हैं शादी की तैयारियां, और जैसा तुम्हारा अपना बजट होगा अपने बजट के हिसाब से शादी करना, दिखावा मत करना कि दिखावे में फिर आप दोबारा पता लगा फिर और कर्जा सर पे हो गया। खैर वो पंडित को बुला के मुहूर्त निकलवा लिया,
फला फला तारीख, मुहूर्त भी निकल गई, टाइम भी निकल गया, सब कुछ हो गया। तो उन्होंने सोचा भाई हमारा बजट तो है नहीं। वहां पे एक धर्मशाला थी, उन्होंने बैंक्वेट हॉल नहीं किया, कोई होटल नहीं किया, कोई टेंट वेंट कुछ नहीं किया, धर्मशाला थी, जैन धर्मशाला शहर के अंदर। उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया, भाई अपने बेटे के यहाँ पे हम प्रोग्राम करेंगे, पहले हमारे बेटे की बारात जाएगी, फिर वो आएंगे, हमारा यहाँ प्रोग्राम होगा, आपका कोई यहाँ डिमांड क्या है, पैसा लगता है या नहीं लगता है, दान कुछ क्या करना पड़ता है, आपके उसूल क्या हैं, आपके कायदे कानून धर्मशाला क्या हैं। जो मैन हाउस ऑफिस था उसमें बैठ के उन्होंने उनसे पूरी बात पूछी। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता, सामान आपको अपना लाना पड़ेगा, जो आपको सामान लाना पड़ेगा, मेहमानों के खाने के लिए बर्तन लाने पड़ेंगे, खाना तो आप खिलवाओगे, जो भी स्टैंड का सामान आएगा वो आपकी जिम्मेदारी पे आएगा। आपको यहाँ पे सिर्फ बहुत कम रकम, उन्होंने कहा कि इसकी रसीद कटवानी पड़ती है, वो भी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए 1100 रुपए की यहाँ पे आपको रसीद कटवानी पड़ेगी, बस, और कुछ नहीं खर्चा है। और वो तो खुश हो गए कि सारा ही मामला सेट हो गया। उन्होंने ऐसे ही किया, शादी की तारीख आ गई, पहले बारात गई, बारात में उन्होंने वो अच्छे खासे थे, अच्छा खासा इस्तकबाल किया उन्होंने, उसका बहुत अच्छा स्वागत किया उन्होंने बारात वालों का। ये भी चंद आदमी ले गए थे क्योंकि गांव से आए हुए थे, अपनी फैमिली बुला ली, अपने भाई बंधुओं को बुला लिया, अपने रिश्तेदार खास रिश्तेदार को बुला लिया, और कुछ वहीं शहर के इकट्ठे हो गए। तो कुछ दुकानदार, कुछ पहचान वाले, कुछ ये वो कुछ वो, थोड़े से आदमी ले गए क्योंकि अपना ऊपर बोझ होता ना हो। लेकिन उन लड़की वालों को पहले शादी थी, इनकी ही पहली शादी थी, उनकी पहली शादी थी, उन्होंने धूमधाम से बारात का स्वागत किया, और अच्छे खासे पकवान, जो गुजराती पकवान थे वो भी थे, जो मारवाड़ी पकवान थे वो भी थे, दोनों मिक्स पकवान थे, हर तरह की मिठाई, हर तरह के खाने, और सब बाराती खुश हुए। जब बारात वापस आ रही थी, उन लोगों के रिवाज था कि बाराती को कुछ ना कुछ देके भेजो। दोस्तों, दिल को छू लेने वाली कहानी है, दिल से निकल रही है, बहुत मेहनत से आपको सुना रहा हूं। तो उनके रिवाज था कि बारात जब वापस जाएगी, लड़की की विदाई होगी, तो बाराती जितने भी आते हैं उनको कुछ ना कुछ उनके यहाँ दे के भेजते थे। उन्होंने कोई सादा वो नहीं करा, जो ये कुकर होते हैं खाना बनाने के कुकर, खाना बनाने के कुकर, उन्होंने जितने आदमी गिने उतने आदमी गिन लिए, उतने ही उन्होंने कुकर होलसेल में वहां से मंगा लिए मार्केट से। 5 लीटर का कुकर था। उन्होंने चलते टाइम जब विदाई हुई, विदाई के टाइम उन्होंने हर बराती को एक कुकर दिया। ये कम बात नहीं होती, लेकिन उनके यहाँ रिवाज था, और पहली बड़ी बेटी थी, खुश थे बहुत। ऐसा नहीं, कारोबार उनका अच्छा था, उनका डायमंड का कारोबार था किसी और शहर में। हर बराती को 5 लीटर का कुकर, हर बराती को 5 लीटर का कुकर, वो कुकर लेता था और बस में बैठ जाता था, जो भी सुविधा थी वहां जाने के लिए। और जो तुलाराम गुज्जर थे वो अपने संधि को मना कर रहे थे, भाई ये आप ये इस तरह क्यों कर रहे हो, कि नहीं, हमने तो पहले ही सोच रखा था जब अपनी बेटी की शादी करेंगे, हम बाराती को कोई ना कोई गिफ्ट देके भेजेंगे, हम बाराती को खाली नहीं भेजेंगे। उन्होंने हर बराती को 5 लीटर कुकर जो खाना बनाने का होता है, बहुत अच्छी चीज है, घर में इस्तेमाल होगा, रसोई में खाना बनेगा, सबका जो खाना बनाएगा वो धो देगा। सारे बरातियों को 5-5 लीटर कुकर देके भेजा। लास्ट में आके जब लड़की की विदाई हो रही थी, लड़की पापा सब ने मिलके बहुत रोई, मां से, अपनी भाई से। फिर तुलाराम जी के आगे वो भी सर झुकाए खड़े हो गए, जो संधि थे लड़की के पापा, कि मैं अपना दिल का टुकड़ा आपके हवाले कर रहा हूं, अब ये मेरे घर की नहीं, आपके घर की इज्जत है, मैंने बड़े लाड प्यार से अपने बच्चे को पाला है, एक ही बच्ची बेटी है मेरे पास, एक ही बेटा है, और आप ध्यान रखना मेरी बेटी का, मैं भी आता जाता रहूंगा, हमारे से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना। तुलाराम जी भी आंखों में आंसू आ गए, दिल भर के आ गया उनका, वो बहुत खुश थे, लेकिन खुशी के आंसू थे। दोनों संधि मिल के आपस में मिले गले और बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा हमारे से आपको शिकायत नहीं मिलनी कोई भी, बेट हमारी हमने आपको सारा चिट्ठा आपके आगे रख दिया, कोई ऐसा नहीं कि आपसे कोई बात छुपाई हो, सब कुछ आपको पता है। तो इस तरह करके लड़की की विदाई हो गई, लड़की ससुराल में आ गई। अब उन्होंने पहले ही, तुलाराम जी ने सोचा था भाई अब एक कमरा है हमारे पास, एक कमरा और लेना पड़ेगा।
उन्होंने 8 दिन पहले ही बराबर वाला कमरा रेंट पे ले चुके थे, किराए पे ले चुके थे। अब जो पहला कमरा था उसमें दुल्हन आई, तुलाराम जी की बहू आई, उसके स्वागत के लिए वहां पे सजाया वजाया कमरा जैसे सजाता है शादियों में, कमरा सजता है सेज। और दोनों बाप बेटे बराबर वाले कमरे में, और उनकी पत्नी, उनके 2 बेटे और वो भी आए हुए थे, वो उनको कमरे में सोए वहीं पे। इसी तरह दिन नहीं गुजरती चली गई। अगले दिन उनके यहाँ शाम को पड़ा था। अगले दिन सुबह हुई, सुबह होने के बाद तुलाराम जी के रात का प्रोग्राम था धर्मशाला में, जैन धर्मशाला में। उन्होंने अपने सगे संबंधी सब बुला रखे थे। रात को सब संधि, उनका जो परिवार होता है, जो उनके रिश्तेदार होते हैं, उनको वो भी लेकर आते हैं। वो कहते हैं भाई अपने आदमी लेकर आना, आप भी जो आपके खास खास हैं, 20, 30, 50 जितनी भी आप है, आप उनको लेकर आना हमारे प्रोग्राम में। रात को जैन धर्मशाला में प्रोग्राम होता है तुलाराम जी का। अपने बजट के हिसाब से उन्होंने बढ़िया से बढ़िया सबका स्वागत किया, अपने मेहमानों को, उनके मेहमानों को भी, और बहुत अच्छा सा प्रोग्राम निमट गया। लास्ट में उन्होंने 1100 रुपये की रसीद कटवाई वहां पे, उसको चंदा कह लो या उसकी फीस समझ लो धर्मशाला की। और वो सारा सामान, अपने टेंट का सामान लाए थे, वो सब पहुंचा के सब फारिग होकर अपने घर चले गए। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 8 दिन गुजर गए। अब बच्चों ने भी सोचा, और जो तुलाराम गुज्जर जी थे वो भी कहने लगे, बेटा अब मैं तेरी माँ को, तेरे भाइयों को ले जा रहा हूँ गाँव, बहू आ गई है, तुम दोनों भाई काम करो, 2 कमरे हो गए तुम्हारे पे, ये इधर सोएगा, तुम दोनों इधर सोते रहना, अपनी जिंदगी गुजारो खुशहाल, खुशी से जिंदगी गुजारो अपनी, और कमाते रहो, खाते रहो। मैं गाँव जा रहा हूँ, 8 दिन तेरी माँ को, तेरे भाई को छोड़ के आ जाऊंगा 1 हफ्ते बाद। तुलाराम जी ने 2-4 दिन के बाद गाड़ी पकड़ी और अपने गांव पहुंच गए। गांव जाके उन्होंने अलग से जो अपने खास खास मेहमान थे उनको दावत करने की उनकी हैसियत नहीं थी, लेकिन सबके घरों में 1-1 किलो का डब्बा मिठाई का पहुंचाया। जो सगे संबंधी थे, जो रिश्तेदार थे और जो पड़ोसी थे, उन्होंने कहा भाई मैं वहां बुलाने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मैं स्पेशल यही काम के लिए आया हूं, और इतना मेरा बजट नहीं है कि मैं सबको विद फैमिली बुला के दावत करूं। हाँ, सबके घरों में जो संबंधी थे वो भी, और जो उनके आड़ती थे वो भी, उनको सबको 1-1 किलो का डब्बा, मिठाई का डब्बा सबको पेश किया अपने बेटे की शादी की खुशी में। सबने एक कहा कोई बात नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं थी, हमें खुशी है आपकी बेटी की शादी हो गई, आप दोबारा खड़े हो गए। जब दोबारा डब्बा देने के लिए आरती पे गए, तब आरती उनसे और खुश हुआ, और वो कहने लगा भाई मेरा पैसा सोच समेत वापस आएगा, पैसा मारने का नहीं है। उन्होंने कहा भाई मैंने बड़े लड़के की शादी कर ली, दोनों बेटे मेहनत कर रहे हैं, मेरे 2 बेटे छोटे हैं, वो भी मेहनत करेंगे जाके, फिर और आपका जल्दी जल्दी आपका भुगतान कर देंगे हम। फिर जो वो सज्जन थे आरती, उनके दिल में दया आ गई कि जब से मैं व्यापार कर रहा हूं, पहले व्यापारी हो तुम मेरे, जो पैसे देने की नीयत रख रहे हो, वरना जितने भी आए सब, किसी ने 25% ने फैसला किया, किसी ने 50% ने फैसला किया, किसी ने दिए ही नहीं। और जाओ आप, मैं खुश हूं आपसे, इसलिए मैं आपसे कोई ब्याज नहीं लूंगा। आपके 10 थे, दोबारा 1 लाख आपने जमा करा दिया, 9 लाख रह गए, दोबारा बनवाओ। फिर मुंशी जी ने दोबारा फर्रा खोला, फर्रे में सारा लिखा, पहला वाला छोड़ दिया, सारा लिख के अच्छी तरह, जो भी होता है सिस्टम लिखने का मुंशियों का, उनमें 1 लाख रुपए जमा किया फलानी तारीख में, और 9 लाख रुपए बाकी रहे, बच गए। और उन्होंने कहा बस अब ये करना, आप जल्दी जल्दी हमारे पैसे उतार देना। उन्होंने कहा तुलाराम जी गुज्जर ने कि आप बेफिक्र रहो, मुझे आपसे ज्यादा फिक्र है। और बड़ा खुश थे वे, तुलाराम जी बड़े खुश थे, खुशी खुशी अपने घर आ गए। सारा माजरा अपनी पत्नी को बताया कि इस तरह सेठ जी मेरे से खुश हो गए, और उन्होंने जो ऊपर का पैसा था ब्याज का वो सब माफ कर दिया, सिर्फ असल मूल लेंगे, 1 लाख जमा कर लिया, 9 लाख रुपए उनको बाकी देने हैं। और वो भी कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा धीरे कमाते रहो, देते रहो, कमाते रहो, देते रहो। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को उधर फोन कर दिया कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेठ जी को दया आ गई हमारे पे, ये ऊपर वाले कर्म है, उन्होंने जो ब्याज का पैसा था सब माफ कर दिया, छोड़ दिया, हमारे से मूल लेंगे, 9 लाख रुपए उनके लगे, और कमाते रहेंगे, देते रहेंगे। तो दोस्तों इस तरह उधर भी खुशहाली आ गई, इधर भी खुशहाली आ गई, और बहू के आने से और उनका काम 4 गुना हो गया। बहू के आने से उनको 4 गुना और काम बढ़ता चला गया। काम करने से भी तरक्की पे तरक्की, तरक्की पे तरक्की हो जा रही थी। दोनों परिवार, लड़की वाले भी और लड़के वाले दोनों खुश परिवार रहे, दोनों परिवार खुश रहे और खुश रहते रहे। आज भी दोनों परिवार खुश हैं, और इतना ऊपर वाला दे रहा है उनको, उन पर रखने की जगह नहीं है।
उन्होंने सारा कर्जा भी उतार दिया अपना कुछ दिन बाद, और बहू भी आराम से रहने लगी। तो ये थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों आपको, मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बड़ी मेहनत से कहानी लिखता हूँ आपके लिए और कहानी सुनाता हूँ आपको। तुम बड़े बड़े यूट्यूबरों को सपोर्ट करते हो, हमारी थोड़ी सी कहानी सुन लिया करो, और सुन के उसको लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। तो तुलाराम जी की ये कहानी थी। इस कहानी को आज यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ। बाकी अपना ध्यान रखो और हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपको इस तरह हमारा प्यार, आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानी लिख के आपको सुनाता रहूँगा। और मेरा हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं बार बार कह रहा हूँ, बड़े बड़े सपोर्टरों को कर दो सपोर्ट, आप बड़े बड़े यूट्यूबरों को मुझे भी सपोर्ट कर दो। मैं भी इंसान हूँ, बड़ी मेहनत से करता हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।